नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उरी हमले के बाद सीमा पार से जो खबरें आ रही हैं वो जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान भारत की तैयारियों से बेहद घबराया हुआ है। और सबसे बड़ी खबर यह है जो पाकिस्तान का डर और बढ़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से आई इस खबर के मुताबिक सीमा पर घुसपैठ को लेकर भारत सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने वाली है। सरकार पाकिस्तान से निपटने के लिए हर विकल्प पर विचार कर रही है। पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए भारत सरकार आर्थिक पाबंदी जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। तो क्या इस खबर के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का मीडिया कहेगा कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है? क्योंकि कल पाकिस्तानी मीडिया ने यह अफवाह उड़ाई कि इस्लामाबाद के ऊपर 4 F-16 एयर फाइटर प्लेन्स उड़े जो जंग की तैयारी का हिस्सा। हम इसे अफवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसे जंग की तैयारी नहीं बल्कि एयरफोर्स की नॉर्मल एक्टिविटी भी करार देते। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान अफवाहों के दम पर जंग का माहौल बना रहा है, या भारत की तरफ से समझौते खत्म करने या प्रतिबंध लगाने की जो बातें सामने आ रही हैं उनसे पाकिस्तान डर गया है और ऐसी झूठी अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है? भारत के बढ़ते हुए जंगी जुनून के बाद पाकिस्तान ने भी भरपूर दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटरवे पर जारी मामूल की मशकें दुश्मन के दिल पर हिब्बत तारी करके खत्म हो गई। में बच्चा बच्चा पाकिस्तान का डरा हुआ है। एक जहाज उड़ता है तो उनके पत्रकार भी ट्वीट करते हैं जहाज आया जहाज आया। आप समझ रहे हैं क्या डर है उनके मन में? पहले वो हमें डराते थे, आज खुद डरे सहमे बैठे हैं। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स या कोई ऐसे और कुछ ऑपरेशंस होने की आशंका है, और वो भी उन्होंने देखा है कि उन्होंने रात के समय किया है। तो वो बताना चाहते हैं कि हम वहाँ पर अगर कोई भी उसको साथ में उन्होंने नो फ्लाइट जोन भी उसको डिक्लेयर किया, तो ऐसी कोई हरकत होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में वहाँ के जो नागरिक हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि जो टेंशन है भारत के साथ रिश्तों में, ताल्लुकात में, वो काफ़ी बढ़ गई है। और वो भी ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे जो भारत सरकार, भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत की सरकार पर पब्लिक का कितना प्रेशर है जो कुछ कार्यवाही की जाए। लाहौर का पेशावर मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। एक किस्म का शीत युद्ध होगा। आजकल के ज़माने में कोई भी ओपन कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेगा और ना ही भारत उसके पक्ष में होगा ना पाकिस्तान होगा। तो ये सिर्फ उसको ऐसे एक थ्रेशहोल्ड तक आप उसको लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ रहा है, अभी भी मैं नहीं कहूँगा जो पाकिस्तान का उसने साथ छोड़ दिया है, परंतु थोड़ा सा टैक्टिकली बैलेंस्ड स्टेटमेंट देने को वो मजबूर हो गया। मशकों का सिलसिला जारी था। पाक फिजाइया की जानिब से शिमाली इलाका जात में और साथ ही साथ मोटरवे पर मामूल की मशकें की गई। भारत किसी चीज़ को अगर उस संधि को तोड़ता भी है तो निश्चितन वो कम से कम जिस तरीके से बाकी सब मामले में कूटनीतिक तरीके से उसको घेरने की कोशिश करता है ताकि वो बता सके दुनिया को कि अपने द्वारा उठाए हुए उसके सारे कदम जो हैं वो मजबूरी में लिए गए हैं और इसलिए उचित भी हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान का मीडिया युद्ध की तैयारी का प्रोपेगेंडा कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान को बिना युद्ध के हराने के लिए भारत सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है? तीसरा सवाल, क्या कश्मीर पर चीन भी पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो रहा है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान डर कर जंग की तैयारी का दिखावा कर रहा है? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले शंकर प्रसाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज़। इसको मीडिया फ्रेंजी कहें, क्या कहें, इधर भी होता है उधर भी होता है
कि भाई अगर कहीं जहाज की आवाज आती है तो लगने लगता है कि युद्ध की तैयारी हो रही है, पत्रकार ट्वीट करने लगते हैं, टीवी चैनल रिपोर्ट करने लगता है और ऐसा लगता है कि बस अभी हुआ कि कभी हुआ। देखिए, पत्रकारों का काम है न्यूज़ को सेंसेशन देना, हमारे पत्रकारों का भी और उनके भी। देखिए, समय इस समय इस इमोशनल चीज़ों का नहीं है, इसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताने की भी ज़रूरत नहीं है, असलियत को समझ लेना चाहिए। भारत एक पीड़ित देश है टेररिज्म से पिछले 20 साल से। पिछले 20 साल से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उससे भारत कई दफ़ा से पहले दुखी हो चुका है और अब पानी नाक से ऊपर निकल चुका है। उरी के बाद भारत सरकार, भारत का हर एक नागरिक और व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जैसा देश जो एक टेररिस्ट घोषित देश है वो भारत के ऊपर इस तरह से दबाव डाल के हमारे सैनिकों को रोज़ मौत के घाट उतारता है। ये कब तक भारत सहेगा? तो ये सहन शक्ति अब ख़त्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सही तरीके से कह दिया है कि अब नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता है। यानी कि दोनों तरफ या इसकी जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो सबको नज़र आ रही है। एक तरफ तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने फ़ौज से कह दिया है जो वो करना चाहे, जब करना चाहे, जहाँ करना चाहे, जैसे करना चाहे वो करे, उसमें हमने उनको पूरी छूट दे दी है। और मैं समझता हूँ कि फ़ौज जो सही समझेगी वो करेगी, उसमें ना पत्रकारों का कोई रोल है ना हमारा और आपका किसी का रोल है। दूसरी बात रही प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री ने सफा लफ्ज़ों में कह दिया नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। और उसके बाद जिस तरह से मीटिंग्स चल रही है, जिस तरह से तजवीज़ बन रही है, जिस तरह से मीडिया में खबरें निकल रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि भारत अब लंबी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। और ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव की तैयारी कब समाप्त होगी, कब शुरू होगी, कब ये अनलीश होगा, ये भारत सरकार के ऊपर है। ना आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा। तो इस समय पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी चिंता मत करें आप, वो उनकी चिंता की बात है। जो चाहे वो करें, चाहे जहाज आसमान में उड़ाएं या सड़क पर उड़ाएं, उनकी प्रॉब्लम है। उनके पत्रकार जो चाहे करें, उनकी प्रॉब्लम है। भारत का इस वक्त लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है और भारत का लक्ष्य है कि इस वक्त देश को स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव के लिए तैयार करना। उसमें कितना समय लगेगा, कब वो मुकम्मल होगा, किस दिन वो लॉन्च होगा, किस तरह से लॉन्च होगा, कहाँ से लॉन्च होगा, डिप्लोमेटिकली होगा, इंडस वाटर के जरिए होगा, फुल स्केल वॉर होगी, जो भी होगा वो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, सिर्फ मोदी साहब को मालूम है। और उन्होंने एक फैसला कर लिया है और मोदी साहब की पर्सनैलिटी को पूरी वर्ल्ड समझती है। अगर एक दफ़ा उन्होंने ठान ली है तो फिर मेरे ख्याल से लोगों को पसीने आने शुरू हो ही जाएंगे और या तो वो संभल जाएं या उसको भुगतना पड़ेगा। अगर या तो ये टेररिज्म को इमीडिएटली आज सुबह से बंद कर दें और अगर बंद नहीं करते, एक आधा घटना हो रही तो उसको वो भुगतेंगे। मैं तो समझता हूँ चाहे वो घटना करें या ना करें, सर भुगतना तो उनको पड़ेगा ही। उन्होंने काफी हद तक चले गए हैं, 20 साल से परेशान कर रहे हैं। अब वो आगे करें ना करें, उनको अब झेलना, मोदी साहब का जो जवाब है वो तो झेलना ही पड़ेगा। सर, आप मोदी साहब की पर्सनैलिटी को लेके काफ़ी कन्विंस हैं, जो बातें आपने कही हैं उससे लगता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की बातों से भारत की शक्ति को लेकर कन्विंस हूं। ठीक, मैं भारत की शक्ति को लेकर कन्विंस हूं। ठीक है, लेकिन देखिए अब भारत एक शक्तिशाली देश है, केवल हमने उस एनर्जी को सिनर्जाइज नहीं किया था, अब ये सिनर्जाइज हो रही है, चाहे मोदी साहब हो ना हो। पॉइंट ये है कि भारत एक शक्तिशाली देश, इसको अभी तक सहन करता रहा, अब सहन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा, तो क्या इसको कहें कि हमारे देश के टीवी चैनलों पर रात के 12-12, 1-1 बजे तक लाइव टेलीकास्ट होता है पाकिस्तानी पत्रकार का फोन इन, जिन्होंने ये ट्वीट किया हामिद मीर ने कि साहब F-16 उड़ रहे हैं। कहीं हम भी पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे हैं जो वो चलाना चाहता है असल में, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये देखो हमने सड़क पे उतार दिया F-16। नहीं, आप तो इनफैक्ट मैं कहूंगा रोहित जी कि पाकिस्तान अगर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है तो वो बुरी तरह अपनी प्रोपेगेंडा में फेल हो रहा है, जैसा कि वो हमेशा हो रहा है।
आप देखिए नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में जाके प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडा करते करते खुद दलदल में धंस जाते हैं, क्योंकि बुरहान वानी को, जो कि आतंकी है, उसको ग्लोरीफाई करके सिद्ध कर देते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का समर्थक है। और कल रात को जिस प्रकार अफरा तफरी मची, कोई प्रवक्ता सो रहा था, कोई डिनर कर रहा था, फोन आता है कि अरे पाकिस्तान के ऊपर जहाजें उड़ने लगी, जल्दी जल्दी बोलिए, आप अपना अपना वक्तव्य रखिए। तो एक अफरा तफरी मचा। मैं इसको बहुत डिफरेंट तरीके से रीड करता हूं। पाकिस्तान में कल जो रात को घटना घटी, F-16 विमान उड़े और कुछ हाईवेज को रोका गया, इस्लामाबाद और लाहौर के बीच, वहां पर जिस प्रकार विमान उतारे गए, और यह भी रिपोर्ट आई कि कुछ बारात जा रही थी, कुछ शादियां हो रही थी, वहां अफरा तफरी मची, लोग छोड़कर बारात भागे क्योंकि लोगों को अपनी जान की फिक्र पड़ गई। तो कुल मिला के हमें क्या देखने को मिलता है? अफरा तफरी इन पाकिस्तान, डर इन पाकिस्तान, अनप्रिपेयर्डनेस इन पाकिस्तान। तो ये तीनों चीज, अगर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रिपेयर्डनेस को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान फेल हो गया। क्योंकि अफरा तफरी पाकिस्तान में मची है, हम सब ने देखा। पाकिस्तान में डर है, तभी तो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान में अनप्रिपेयर्डनेस है। अगर प्रिपेयर्डनेस होता तो ये सब नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाईवे रोक कर उस पर आपको प्लेन लैंड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो डर और अनप्रिपेयर्डनेस का माहौल है। ये तो स्वाभाविक रूप से इंडिया का बहुत एक मैच्योर टेक हमेशा रहा है। जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल पात्रा जी, जैसे अभी शंकर प्रसाद जी ने कहा कि क्या उठाया जाएगा कदम, किस प्रकार का स्ट्रेटेजिक कदम रहेगा, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। और यही मैच्योरिटी होता है कि स्ट्रेटेजिक कदम जब उठा लिया जाए, तब दुश्मन देश को मालूम पड़े कि आखिर कदम क्या था। लेकिन संबित पात्रा, आप जिस माहौल में, जिस देश में, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं, उसमें जयवीर शेरगिल टीवी पे डिस्कशन होता है हर चीज़ को लेके, अखबार में उसकी बखिया उधेड़ी जाती है हर चीज़ को लेके, विपक्ष ताने कसता है हर चीज़ को लेके, वो हो रही हो या न हो रही हो। खबर चल रही हो कि सूत्रों के हवाले से है, सूत्र का नाम आपको पता है ना मुझे पता है अभी तक। और उसके बाद उस रणनीति की बखिया भी उधेड़ी जाने लगती है और टीवी पर ही ऐसा दिखने लगता है कि भारत में तो कोई एकता है ही नहीं। यहाँ की सरकार कुछ और चाहती है, यहाँ का विपक्ष कुछ और चाहता है। सरकार का प्रवक्ता विदेश मंत्रालय का अगर ये इशारा देता है कि हाँ भाई हो सकता है हम पानी बंद करें, तो इधर से बयानबाजियों और अखबारों में लेखों का दौर शुरू हो जाता है। ये कौन सी इंसानियत है कि हम पानी बंद कर देंगे? ये नहीं पूछते कि ये कौन सी इंसानियत है कि 18 सैनिकों को मार चले जाते हैं। रोहित जी, दो बातें। पहले तो जो पाकिस्तान ये पैंतरा अपना रहा है रात को F-16 उड़ाना, उस पर, और दूसरी विपक्ष की बात भी रखूंगा। दोनों बातें बहुत संकेत में। सबसे पहले हमें देख लिए मान लेना चाहिए, पाकिस्तान एक ढोंगी और डरपोक मुल्क है। वो आज तक कभी खुद सीधा हमला नहीं कर पाया 1971 के बाद, चाहे वो अफगानिस्तान में देख लीजिए जहां वो हकानी नेटवर्क को यूज़ करता है, या वो कश्मीर में देख लीजिए जहां वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करता है। तो वो एक कायर मुल्क है जो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। तो हमें निश्चिंत हो जाने चाहिए कि पाकिस्तान F-16 उतार ले, चाहे चांद पे पहुंच ले, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, इसके पीछे असली कारण क्यों किया जा रहा है ये? पाकिस्तान जानता है कि इंटरनेशनल स्तर पे अब वो अकेला हो रहा है। वहां का मीडिया, वहां की सरकार चाहती है कि किसी तरह बाकी मुल्क की अटेंशन टेररिज्म की जो लड़ाई है उससे हटाई जाए, फिर से कश्मीर को इंटरनेशनल मसला बनाया जाए, फिर से बाकी देश हमें सलाह दें कि नहीं आप रिस्ट्रेंट रखिए, पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है, दोनों मुल्क बैठ के समझौता कीजिए, और जो हमने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है उससे ध्यान भटक जाए। तो हिंदुस्तान की अब जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई है कि ये पाकिस्तान का ब्लफ है, इसके जाल में हम ना आए। जो हमारे देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, वो भी इस जाल में ना पड़े, और आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है और पाकिस्तान का हम पर्दाफाश करते रहें। ये तो है कि वो प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है। दूसरा, विपक्ष की बात ले लीजिए। देखिए रोहित जी, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आप हमारी 4 दिन की प्रेस ब्रीफिंग उठा लिए। हमने कहा है हम सरकार के साथ हैं, बेशक वो इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल हो, बेशक वो जो निर्णय लेना है विपक्ष के साथ सलाह की जाए, और जो सरकार निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेके और पाकिस्तान की नीति को लेके कोई राजनीति नहीं होगी। बस हम केवल जानना चाहते हैं कि नीति क्या है, कब कदम लिए जाएंगे, जो वो कदम ले हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और हम इनके साथ रहेंगे। जयवीर जी, आपको लगता है जब इंदिरा गांधी ने कदम लिए होंगे तो उन्होंने पहले प्रेस ब्रीफिंग करके बताया था देश को कि भाई हम क्या करने वाले हैं? जब पहले वॉर हुई है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है या पहला कदम उठाया, उसमें उस वक्त के प्रधानमंत्रियों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी बुला के कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं, और उसके बाद किया होगा ऐसा? और आज के दौर में ये संभव है, आपको लगता है? देखिए रोहित जी,
बिल्कुल संभव नहीं है, ना ये राष्ट्र हित में है। ये जो नया दौर शुरू हो गया, जैसे कहते हैं वॉर ड्रम बीटिंग, या छाती ठोक के हम ऑपरेशन करके आते हैं और सबसे पहले मीडिया ब्रीफिंग शुरू हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको नुकसान पहुंचाता है। सरकारों को कई तरीके आते हैं, चाहे वो बीजेपी की अब या कांग्रेस की पहले है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स होती हैं, और जो भी सरकार निर्णय लेगी, मैं दोहरा रहा हूं, हम सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जो पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी भी उनकी आगे जाके रहेगी, जो अब तक थोड़ी कंफ्यूज रही है, उसके बारे भी वो हमसे चर्चा करेंगे, हम उसमें कंस्ट्रक्टिव एडवाइस ही देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सरकार में आश्वासन, मुझे विश्वास है सरकार अब उरी अटैक के बाद सही समझ और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेगी। मैं एक चीज यहाँ राजीव नैन से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमसे बेहतर समझते हैं डिप्लोमेसी को। भारत में पहले भी हमले हुए हैं, तो क्या हम ये मानते रहे कि संसद पे हमला हुआ उससे पहले भारत की पाकिस्तान पॉलिसी कंफ्यूज थी, उसके पहले जो अटैक हुआ उससे पहले जो पॉलिसी थी वो कंफ्यूज थी, उससे पहले जब हुआ उसके पहले जो पॉलिसी चलती रही वो भी कंफ्यूज थी, जो आज उरी पे हुआ इसका मतलब अब तक जो भारत की पाकिस्तान पॉलिसी है वो कंफ्यूज थी। हम लोग 70 साल से कंफ्यूज ही हैं पाकिस्तान को लेकर। निश्चित ही अंदर द्वंद रहा है। जो अभी सबने बात की कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, ये हम शुरू में ही बता देना चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ना, इस चलते हम अपना ऑप्शन जो है उसे बंद कर देते हैं, और इसी बात का फायदा पाकिस्तान उठाता रहा है, और वह अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उससे अपना प्रभाव लाता है, भारत के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। अभी तक यही हो रहा है। प्रयास हुआ, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया कि युद्ध किए जाए। जो आपने संसद में बात की, संसद के आक्रमण के बाद अब जो अटैक हुआ उसके बाद ट्रूप्स मोबिलाइजेशन हुए, और अब आ रहे हैं कई सूत्रों से कि स्ट्राइक फोर्स थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाई थी लेकिन उसे रोक दिया गया। यहाँ तक कि 26/11 की घटना के बाद भी प्रयास किए गए। तो प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसी अंतर्द्वंद को समहाउ हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये बात है, और इस बात का पाकिस्तान फायदा उठाता है। प्रोपेगेंडा की बात आपने की, वह प्रोपेगेंडा करता है, कई तरह का प्रोपेगेंडा करता है। कभी परमाणु बम इस्तेमाल करने का प्रोपेगेंडा करता है, और आज जैसे बड़ा ही अच्छा जयवीर शेरगिल जी ने बात कही कि अभी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि विश्व जो चाहता है कि इस क्षेत्र में स्थायित्व हो, विश्व चाहता है कि इस क्षेत्र में आतंकवाद का सामना किया जाए। और पाकिस्तान का यह जो नीति रही है कि कश्मीर के मुद्दे को जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का नाम देकर, और वह छिपाना चाहता है आतंकवाद को, मोटे मोटे तौर पर वह उजागर हो चुका है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, अलग थलग पड़ चुका है। अब जब वो अलग थलग पड़ गया है तब वो क्या करेगा? इस तरह का तमाशा करेगा, क्योंकि दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है। कोई भी राष्ट्र जब हम पर बीतती है तब हम समझते हैं कि हमें युद्ध की एक कड़े कदम की आवश्यकता है। युद्ध का नाम भी लेना बंद भी कर देते हैं, तो एक कड़े कदम की आवश्यकता है, और वह कड़ा कदम युद्ध भी हो सकता है, युद्ध होना भी चाहिए। अगर आपने युद्ध का रास्ता नहीं एक ऑप्शन दिया तो वो कभी भी आपसे नहीं डरेगा। समहाउ किसी तरह से हम पाकिस्तान को एक कड़े संदेश देने में असफल रहे हैं। अब इसको कंफ्यूज्ड पॉलिसी कहिए, जो कहिए, एक कड़ा संदेश नहीं दिए हैं। देखिए, कारगिल युद्ध के पश्चात जो ही पाकिस्तान ने कहा कि हम परमाणु बम ला सकते हैं, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ने बड़े ही शब्दों में कहा कि ठीक है, तो हम तुम्हें पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे। तो वहाँ पर उनका प्रोपेगेंडा वॉर जो था वो समाप्त हो गया। तो अभी हमें कुछ इस तरह से आवश्यकता है, एक जो शंकर प्रसाद जी ने कहा, सबने बात कही कि एक कठोर कदम उठाने की, नहीं तो भारत को एक सॉफ्ट स्टेट, एक मजाक सा देश बनाकर रख दिया गया है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ शंकर प्रसाद साहब, बांग्लादेश बना था, जब हम पिछले 4-5 दिन से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो कल जो हमारे एक एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे भाई बांग्लादेश बना था तो 2 साल लग गए थे कम से कम इस पूरी प्रक्रिया को होने में, भारत को पूरा कदम उठाने में, और उस पूरी परिस्थिति से निकलकर एक देश खड़ा होने में, पाकिस्तान के टुकड़े होने में। आप लोग आज चाह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएं और पूरी दुनिया को वो दिखाई पड़ने लग जाए। क्या वाकई हम सब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें बड़ी जल्दबाजी से रिजल्ट चाह रहे हैं? ऐसा है क्या? देखिए, आपने ये सही नहीं कहा। किसने कहा आपसे कि 2 महीने में करने वाले हैं? ये मैंने तो कहीं नहीं सुना। अगर आपने सुना होगा तो अवश्य सही होगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहीं नहीं सुना कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं ऑफिशियल। सर, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी बात, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। इस देश की जनता के अंदर जो भावना है, क्या लोगों को, आम लोग कह रहे हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, ये उनकी सोच है, बड़ी अच्छी सोच है, सोचने दीजिए। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपनी सोच बनाने का हक है,
बनाने दीजिए, पत्रकारों को भी है, हमें और आपको सबको है। मैं 2-3 बातें ज़रा स्पष्ट कर दूं जो अभी तक मेरे हिसाब से मेरी नज़रिया कुछ फ़र्क है। पहली बात, मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ एनी कंट्री टुडे। ये आज से 20 साल पहले नहीं था इतना तेज़। अब जब से टेलीविज़न 24/7 आए हैं, जब से इतना ओपन मीडिया हुआ, मीडिया एक स्ट्रैटेजी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी मीडिया ने बड़ा अहमियत का रोल फॉलो किया था। काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस मीडिया के ज़रिए मिलती है। तो मीडिया की ब्रीफिंग, मीडिया की जो हॉकिश नेचर है वो अपनी जगह एक अहमियत रखती है। उसको स्ट्रैटेजी बनाने वालों को समझना चाहिए कि मीडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, कर सकता है और करेगा। कारगिल में भी आपको याद होगा मुशर्रफ साहब ने मीडिया को कहीं अपने अप्रिसिएशन में नहीं रखा, और जब मीडिया सामने आया कारगिल के बाद तो मीडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम टू विड्रॉ। पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको बांग्लादेश की लड़ाई की। मिसेस इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व के कैपिटल्स को टूर किया था बिफोर द वॉर, ये आपको मालूम है। और उन्होंने सब हेड्स ऑफ नेशंस को जाके बताया था कि ये हालतें हैं और इस तरह से आप हमारे साथ हैं कि हमारे साथ नहीं हैं। कुछ ने कहा हम आपके साथ नहीं हैं, कुछ ने कहा हम आपके साथ है। रशिया के संग हमारी ट्रीटी भी साइन हुई। वो हरकत दोबारा से हो रही है, 3-4 दिन से पहले शुरू हो चुकी है, और क्या हो रहा है उसमें भी आपको और मुझे नहीं मालूम। लेकिन इंटरनेशनल ओपिनियन मेकिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैसेट ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। तीसरी बात, आपने कहा ऑपोजिशन को क्या प्रेस ब्रीफिंग करके बताएंगे? अरे भाई, प्रेस ब्रीफिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ऑपोजिशन को सही समय में सरकार उनसे कॉन्फिडेंस में लेगी, लेकिन ये थोड़ी डिस्कस करेगी कि मैं राइट लेफ्ट सेंटर से हमला करूंगा, हवाई हमला करूंगा, नेवल हमला करूंगा, आर्मी हमला करूंगा, फलानी तारीख को करूंगा। ये थोड़ी ऑपोजिशन से डिस्कस होता है। ऑपोजिशन से डिस्कस होगा कि देश की हित में ये स्ट्रैटेजी बन रही है, आप इससे सहमत हैं। उस समय वो कहेंगे या तो इसको इस तरह से कर दिए या हम सहमत हैं। और एक बात याद रखिएगा, इस देश में जब पूरा संकट आता है और जब इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी की कोई प्लान बनती है तो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो जाती हैं। ये पहले भी रहा है और आज भी रहा है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव को, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को, हालांकि ऑफेंसिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्स को एक साथ जोड़ने के लिए ये 1000 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप केवल ये ना सोचें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका हिस्सा है। इसमें तो दुनिया जहां की चीज़ें शामिल है, मीडिया भी शामिल है, वर्ल्ड पावर्स भी शामिल है, डिप्लोमेसी भी शामिल है, सब शामिल है इसमें। तो ये जितने आपने 4-5 सवाल उठाए अभी पीछे अपने को पैनलिस्ट के संग, उनका मैं जवाब दे रहा हूं कि ये सब बातें सही हैं जो वो कह रहे हैं, लेकिन इस नज़रिए से मत देखिए। ठीक, जो हम लोगों की प्रोफेशनल सिखलाई होती है जिसमें हम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्पांस करते हैं और गवर्नमेंट को उसमें एडवाइस करते हैं और गवर्नमेंट उस पर कंसिडर करके डिसीजन लेती है, उस सब में ये चीज़ें शामिल होती हैं। ये छुपी छुपी बातें नहीं होती हैं। देखिए, आपसे बात छुपाना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम ये समझें कि पत्रकारों को पता नहीं लगेगा कि कल रात को कहाँ किसकी मीटिंग हुई, वो भी गलत है। पत्रकारों को तो पता लग ही जाएगा, 24 घंटे घूम रहे हैं सब जगह वो। लेकिन अब बेहतर यही होगा कि उनको पता लग भी जाए और पता ना भी लगे। अब मीटिंग के अंदर क्या हुआ ये क्या मालूम किसको? इस सारी बात की एक बात सर ये भी तो है ना। हाँ, आप पूछिए, सवाल पूछिए मुझसे। सर इन सारी बातों की एक बात ये भी तो है, मेरा ये कहना है कि पत्रकारों को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो अपने देश के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं उस रिपोर्ट का कितना नफा या नुकसान देश की स्ट्रेटेजी को हो सकता है, देश की उस वक्त की परिस्थिति को हो सकता है। जयवीर, आप हाथ उठा रहे थे, आप अपना कमेंट रख लें, उसके बाद मैं राजीव साहब आपसे कमेंट लूंगा। बोलिएगा प्लीज। रोहित जी, बहुत छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि हर कुछ तटफट हो जाए, कोई जादू की छड़ी नहीं है, 2 महीने में ऐसे जनता क्यों बेसब्र हो रही है। देखिए, हम सब जानते हैं जब सरकार में कोई खास करके आ जाता है वो जानता है कि जंग दिमाग से लड़ी जाती है, दिल से नहीं। पर इस सरकार ने, हम जनता को ब्लेम नहीं कर सकते, इस सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिलाया था चुनाव से पहले कि उनके पास जादू की छड़ी है कि जब वो चुनाव जीत के आएंगे तो पाकिस्तान कभी आंख उनकी तरफ नहीं उठाएगा, कि अगर वार होगा तो हम लाहौर तक पहुंच जाएंगे। और यहां तक कहा गया था कि कांग्रेस को चूड़ियां डाल लेनी चाहिए। और पठानकोट के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था डंके की चोट पे, आज के बाद कुछ नहीं होगा, और वही कमेंट अब फिर आ गया है। तो सरकार को गुमराह कह लीजिए, झूठे सपने दिखा लीजिए,
पहले सरकार दिखाती है, पार्टी दिखाती है, जीतती है, सरकार में आती है, जो हमारी मजबूरियां हैं वो समझती हैं, डिफिकल्टीज, और अब हम कहते हैं कि जनता क्यों बेसब्र है। अरे जनता भाई क्यों नहीं बेसब्र होगी? जनता ने तो वोट ही इसी बात पे डाली थी कि आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तान झुक जाएगा। तो मैं विपक्ष के, कांग्रेस भी पार्टी में रही है, हम जानते हैं एक स्ट्रेटेजी वॉर जो जंग है वो दिमाग से लड़े, दिल से नहीं, पर बीजेपी ने तो और सपने दिखाएंगे और उनको भुगतनी पड़ेगी ये बेसब्री। लेकिन आप उस माहौल में उनको एक्सपोज करके अपना फायदा कमा लेना चाहते हैं। संबित बोलिए, फिर मैं आपसे राजीव नयन पूछता हूँ। बोलिए संबित। देखिए रोहित जी ना तो हमने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि चूड़ियां भेज दीजिए, ना तो हमने, ना तो, एक मिनट संबित, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, ना तो हमने ये बोला कि चूड़ियां भेज दीजिए, ना ये, हमने एक जिम्मेदार विपक्ष का रोल निभाया, हमने पूछा है आपकी नीति क्या है, हमने आपके वादे याद कराए हैं, हमने कोई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया कि चूड़ियां भेज दीजिए। जयवीर शेरगिल, आप हो सकता है आप उससे अलग हो, रोहित आप जी युवा नेता हैं। एक सेकंड संबित, एक सेकंड, आपके बड़े नेता जो कि थिंक टैंक हैं आपकी पार्टी के, वो सरहद पार जाके पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे बैठ के क्या क्या गए, मोदी को हटाइए, हमें ले आइए, फिर देखिए हमारे संबंध कैसे सामान्य होते हैं। अब आप उसे निजी राय कहिए या कुछ भी कह के पल्ला झाड़िए, वो ठप्पा भी आप ही के ऊपर लगेगा ना सर। संबित बोलिए। रोहित जी, 2014 का चुनाव क्या मनीष शंकर अय्यर जी क्या बोल रहे हैं, उस पे लड़ा गया था कि इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने आगे बढ़ गया, मैं उस बात आ रही है, आप मुझे कृपया करके बोलने दीजिए। इस वादे पे लड़ा गया था सर, मैं कह रहा हूं इसीलिए आगे बढ़ गया, उससे वादे पे लड़ा गया था। जब मैंने कहा कि आप मौका देख के फायदा उठा लेना चाहते हैं उसका विपक्ष होने के नाते, तो भी आपको बुरा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं कर रहे हम, तो एक तरफ तो रहिए ना सर प्लीज। संबित बोलिए आप। अगर हम ये कह रहे हैं कि जनता बेसब्र इसलिए है क्योंकि आपने उनको वादे ऐसे किए, उसमें मौके का फायदा रोहित जी, इस प्रकार से डिबेट अटैक कर देगा मेरे यहाँ पाकिस्तान के प्रति, तो क्या कांग्रेस पार्टी के मुताबिक आज भारत को अटैक कर देना चाहिए? इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। जयवीर शेरगिल, क्या कांग्रेस पार्टी के मुताबिक क्योंकि मोदी जी ने कहा था चुनाव के पहले, तो आज भारत को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पर? बिल्कुल नहीं, ये फैसला मैंने परसों भी आपके शो पे बोला, इसीलिए मैंने आज दोबारा पूछा आपसे। के लेने वाला फैसला है, सरकार के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो फैसला मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक मीटिंग में होगा और वो सरकार, हमें पूरा विश्वास है, सही फैसला लेगी और हम साथ खड़े हैं। ठीक है, मैंने ये परसों भी कहा था। पर जब आप बात उठा रहे हैं कि जज्बात, जनता के अंदर क्या आज इमोशन, क्या फीलिंग है, वो किसने पैदा की है, वो भी एक बात है, और सरकार अब दिमाग से काम लेगी, वो एक बात है। मुझे लगता है प्रवचन बहुत हो गए, आप कृपया करके हम भी बोल लें कुछ। ठीक, संबित बोलिए, फिर राजीव साहब आपसे लेता हूं, प्लीज बोलिए संबित। प्रवचन नहीं संबित, तुम्हें तुम्हारे वादे याद करवा रहा हूं, प्रवचन नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे वादे जो रेवाड़ी की रैली पे 56 इंच की छाती खोल के राहुल गांधी को संभालिए, पहले शायद भूल गए हो। राहुल गांधी को संभालिए अपने खाट यात्रा पे, मुझे बोलने दीजिए। आप देश को संभालिए, आप देश को संभालिए। 900 से ऊपर सीज फायर वायलेशन हो चुकी है, कर्नल महादित की चिता जल रही थी, रोहित यहाँ शादी पे रोटियां तोड़ रहे थे, तो आप देश को संभालिए। यहाँ से डिबेट हो रही है, कृपया करके आप हमें बोलने देंगे तो बोलेंगे, वरना आप इन्हीं से भाषण करवा लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्लीज संबित पात्रा जवाब दीजिए, जो बातें उन्होंने उठाई उनका जवाब दीजिए। हाँ, तो आप देखिए डिबेट आरंभ होता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, मगर ऐसा है, हम किसी प्रकार से सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर ऐसा है। 4 दिन का प्रेस रिलीज उठा लीजिए, हमने कभी सरकार के खिलाफ नहीं कहा। मैं अभी चैलेंज कर देता हूं, अब 4थे दिन का ही प्रेस रिलीज देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि उरी का जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान के लिए भी हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की अकर्मण्यता के लिए हुई है और इंडियन पॉलिसी के लिए हुआ है। इंडिया के ऊपर भी ब्लेम कर दिया और ये कहते हैं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज पाकिस्तान को लेकर जिस प्रकार का कंफ्यूजन रहा है वो नेहरू काल से आरंभ हुआ है, ये कोई आज आरंभ नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर इतिहास में चले जाऊं नेहरू जी के पास कि कश्मीर की प्रॉब्लम नेहरू जी की देन थी, तो ये उचित नहीं होगा। क्या चेंजेस हुए ये हमें बताने की आवश्यकता है। आज देखिए, पहली बार सार्क नेशंस में 3 नेशन जो है पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के कगार पे खड़े हो गए हैं। ये हमारी कूटनीतिक विजय है, जीत है कि आज
अफगानिस्तान और बांग्लादेश कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बॉयकॉट करेंगे, जबकि ये 2 साल पहले नहीं था स्थिति। आज यूएस ओपनली पाकिस्तान को कह रहा है कि नो, दिस इज नॉट द बिजनेस। उन्होंने पहली बार अपने सीनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। टेड पो जो कि चेयरमैन है एंटी टेररिज्म कमीशन के, उस टेड पो ने एक बिल रखा है कि ये टेरर स्टेट है। ये आज से पहले नहीं हुआ, ये कूटनीतिक जीत है। जहां तक मिलिट्री जीत का सवाल है, आप खुद आर्मी के जवानों से पूछिए, लेफ्टिनेंट और जनरल से पूछिए, वो कह रहे हैं कि जितना खुला हाथ हमें इस सरकार के समय मिला है, रिटेलिएशन इज नेवर बिफोर, वो टर्म कॉइन किया है। राफेल विमान आप देखिए कब आ रहा है। हिंदुस्तान की मिलिट्री जो कॉम्प्रोमाइज हुई थी, कितने सालों तक इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये सब कैसे ठीक हो रहा है। इसी और बड़ी बात मैं बता दूं, 10 सेकंड के लिए बहुत देर से बोल रहे थे जयवीर, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। आपको याद है जब हमारे जवान हेमराज का सर काटा गया था तो किस प्रकार का बयान कांग्रेस के उस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये जो लोग आके सर काट के ले गए, इनका पाकिस्तानी आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पाकिस्तान आर्मी के कपड़े पहन के, इन द फैटिग्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, ये तो नॉन स्टेट एक्टर है। ये तो शुक्र है कि बीजेपी ने उस समय कहा था चूड़ियां पहन लो और ये उचित बात नहीं है, तब जाके इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला था। तो ये चूड़ियां भी क्या कर रहे हैं? अगर हमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो ये क्लीन चिट दे रहे थे पाकिस्तान को। एनआईए ने पठानकोट के अटैक में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। संबित, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। अय्यर को पार्टी से पहली निकालो बार भैया। हुआ है कि आईएसआई हमारी हिंदुस्तान की सरजमीन से आ गई है भैया। जिस आईएसआई ने हमारे सैनिकों का लाल लहू बहाया, आपने लाल कारपेट बिछा दिया और आज आप मुझे प्रवचन दे रहे हो। एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए थोड़ा सा। एनआईए ने पठानकोट को क्लीन चिट दे दी है पाकिस्तान को, और आपने एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे मत सलाह दीजिए। और दूसरा सार की बात कर देता हूं रोहित जी, आपके दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए। कुछ लोगों को सलाह देने से पानी इतना सर से ऊपर निकल गया है, आतंकी हमले इतने बढ़ गए हैं कि बाकी देशों को आना पड़ रहा है, इतनी खराब हो गई है। अच्छे दिन नहीं, हमारे देश के बुरे दिन हैं कि आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ नो कंट्रोल बन गई है। ओके राजीव नैन, आपको लगता है आप इस बुरी परिस्थिति में हैं कि कभी भी कोई आतंकवादी सरहद पार से आएगा और गोली चला देगा? नहीं, देखिए, अगर हम सचमुच अपने बॉर्डर को इस तरह से खुला छोड़ दें और जिसके कहते लैक्स रहे तो आएगा, गोली चलाकर चला जाएगा और हम कुछ कार्रवाई भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी बात चल रही थी नीजर्क रिएक्शन की, और एक तरह से कंसेंसस इमर्ज कर गया है। दो सब मान रहे हैं कि नीजर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी अवधि, कार्रवाई की अवधि कब होनी चाहिए? क्या एक आध घटना, जैसे आपने किन्होंने कहा कि एक आध घटना के पश्चात होनी चाहिए? अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात उठी है क्या आप इंडस वाटर्स ट्रीटी को स्क्रैप करके आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्या कर सकते हैं? आप अगर सचमुच पानी रोकते भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते हैं। पाकिस्तान आपको कूटनीतिक घेराबंदी करेगा, जैसा हर बार वो कहता है कि नहीं, अब आतंकवाद नहीं होगा, हमारी भूमि से आतंकवाद नहीं पनपने दिया जाएगा, हम सुधर जाएंगे ऐसा, और फिर हम कहेंगे हाँ पाकिस्तान की बात मान लेते हैं, हम साथ करेंगे। तो इस तरह के हमें छलावे में नहीं आना चाहिए। ये पानी रोकने की बात बहुत ही हमें नहीं जचती है। ठीक है, बोलने के लिए बोला जा सकता है, एक स्ट्रेटजिक स्टेप जैसा जनरल साहब ने कहा, ले लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें कुछ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। पाकिस्तान को एक कठोर संदेश देने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा कदम धीरे धीरे उठा रहे हैं। मैं उन पर पूरे तरह से भरोसा रखता हूं, और जयवीर शेरगिल साहब की पार्टी हो या संबित पात्रा की पार्टी है, इस मामले में काफ़ी कुछ हद तक दोनों रिस्पॉन्सिबल पार्टी रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। इस पर दोनों दल मिलकर पाकिस्तान को यह संदेश दे कि फिर से पठानकोट और उड़ी की घटना नहीं हो। यह देश एक मजाक बन गया। आपके पास इतनी बड़ी सैन्य क्षमता है, आपके पास हर पाकिस्तान आपके सामने कुछ भी F-16 उड़ा ले, लेकिन हर कोई जानता है कि उनके एयरफोर्स की स्थिति क्या है, उन्हें कितने दिनों से विमान नहीं मिला है, किस तरह से रो के उन्हें विमान मिला है। हमारे पास एक रेंज ऑफ वेपन्स है, आज आपने दिखाया भी। लोग करेंट ट्रायल में फ्यूल खर्च कर देंगे, आगे क्या करेंगे जब समय आ गया, जरूरत पड़ गई तो? उनको चिंता करने की उनसे जरूरत नहीं। हमारी सैन्य, उसके बाद नेवी की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी काफ़ी मोटिवेटेड हैं। तो हमें केवल अब एक
एक, मैं नहीं कहूँगा वो राजनीतिक दल ही, हमारी सैन्य जो लीडरशिप है, आर्मी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप, उसे भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा, उसे भी अकाउंटेबल होना है। समहाउ हम जब जो होता है राष्ट्रवाद के उन्माद में उन्हें छोड़ देते हैं, और अभी तक ठीक से उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। आप इतना सैन्य क्षमता पर इतना खर्च किया गया, आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों नहीं की? मैं राजनीतिक वर्ग को उतना दोषी नहीं मानता, क्योंकि राजनीतिक वर्ग को आप कहें कि हम 15 दिन बाद नहीं युद्ध लड़ पाएंगे, तो कभी नहीं कहेगा कि युद्ध लड़ने जाओ। ठीक है, कूटनीतिक घेराबंदी हो सकती है। तो इस बार बहुत हद तक जो जिस तरह के लैप्सेज हुए हैं, लैप्स जिसे आपने कहा कि आतंकवादी घुस कर आ जाए, कैसे भाई आ गया आतंकवादी अंदर, इन सब की समीक्षा, कड़ी समीक्षा इस दौर के बाद होनी चाहिए, और मिलिट्री लीडरशिप को भी अकाउंटेबल बनाना जाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत हद तक आगे उनका मनोबल इसलिए बढ़ा है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, आर्म्ड फोर्सेज लीडरशिप है, वो छूट जाती है। मैं एक लास्ट कमेंट, जनरल शंकर प्रसाद, आपने तीनों की बातें सुनी है। ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि सब एक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टियां परिस्थिति में ऐसी एक राय हो जाती है, एक मत हो जाती हैं। आपने जो कुछ देखा सुना अभी, उसके बाद भी आप अपनी बात पर कायम है। और दूसरी बात जो नैन साहब अभी कह रहे हैं, उस पर आपका कमेंट लास्ट बस। जी देखिए, ये टीवी डिबेट है, इसमें एक बीजेपी के जर्नलिस्ट बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, एक कांग्रेस के बैठे हैं। ये टीवी की डिबेट में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए इनको, क्या होता है उससे। जब असली मसला आएगा देश की सिक्योरिटी का, मुझे भरोसा है कि कोई पार्टी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो देश के हित में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये जल्दबाजी की बातें नहीं है, ये इमोशनल बातें नहीं है, ये बड़ी गंभीर बातें हैं। इसमें युद्ध होने की आशंका है। युद्ध होने का मतलब है दो देश युद्ध लड़ेंगे, उसकी आशंका है। उस युद्ध को रोकना है। उस युद्ध को रोकने के लिए क्या करना होगा? उस युद्ध को रोकने के लिए युद्ध की तैयारी करनी होगी। सब पॉलिटिकल पार्टीज वाले बैठे हैं, मैं सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ की जिम्मेवार है कि पिछले 20 साल से आर्म फोर्सेस की कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है। इस वजह से पाकिस्तान आजकल हावी हो रहा है। पाकिस्तान को पता है कि आर्म फोर्सेस के पास कई एक इक्विपमेंट की डेफिशिएंसीज हैं जो आपकी चैनल्स दिखाती हैं, जो आपके पत्रकार लिखते हैं अखबारों में, ये पाकिस्तान को मालूम है। ये सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 20 साल में आई हैं, ये सब इस चीज़ की जिम्मेवार हैं कि 20 साल से मॉडर्नाइजेशन रुकी हुई है। अब मॉडर्नाइजेशन, कल एक राफेल की डील साइन हुई है, आज हुई है, अब लग रहा है कि शायद कुछ बढ़ेगी इसमें। देखिए, इन्फेंट्री के पास असॉल्ट राइफल नहीं है। आप अखबारों में पढ़ते हैं कि आर्टिलरी का एमिनेशन कम है, आप अखबार में पढ़ते हैं कि नाइट विजन डिवाइसेस नहीं है। ये रोज अखबार देख लीजिए, उन्हीं में निकलता है। हमें नहीं मालूम, हम तो 15 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि जब तक आपकी आर्म फोर्सेस एक्चुअली शक्तिशाली नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान हमारे ऊपर इसी तरह हावी होता रहेगा। आप आर्म फोर्सेस को शक्तिशाली बना दीजिए, देखिए फिर वो क्या बिगी बिल्ली जैसे बैठता है। याद कीजिए 1971 को, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब को बुलाया था और उनसे फरवरी के महीने में कहा था कि आप बांग्लादेश को लिबरेट करा दीजिए, तो उस समय उन्होंने कहा था मैं नहीं करा सकता। आप लड़ाई जीतना चाहती हैं कि लड़ाई हारना चाहती हैं? तो उन्होंने सफा लफ्जों में कहा जी मैं जीतना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा जीतना चाहती है तो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जीत कर दिखाऊंगा, और जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा आप रिक्वायरमेंट बताइए, डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी। और उसमें 6 महीने, जितने महीने लगे, फरवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक, और जब वो तैयार हो गए तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मदद की हमारी, हम तैयार हैं, अब बांग्लादेश को लिबरेट कराता हूं। और 20 दिन में लिबरेट करा दिया, 96,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ के दे दिए। और उसके बाद अगर पॉलिटिकली हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया, बात अलग है। आज भी हमें यह सोचना है कि पॉलिटिकल डिसीजन है, पाकिस्तान आर्मी मस्ट बी पनिश्ड। पाकिस्तान आर्मी इस आतंकवाद के पीछे है, आईएसआई उसके साथ है। ये मिलिटेंट्स जो हैं 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक से मारने वाले नहीं हैं। ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई को सजा देनी पड़ेगी। वी हैव टू रेज कॉस्ट्स फॉर देम, वी हैव टू डिस्क्रेडिट द पाकिस्तान आर्मी। मैं आपको ये आज लिख कर दे सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल जो हैं वो लड़ाई करना नहीं चाहते। हम तो लड़ाई करेंगे, तैयार हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि वो बड़े मजे की नौकरी कर रहे हैं, सब पैसे बना रहे हैं, सब बादशाह हैं, सब किंग हैं उस देश के। वहां प्रधानमंत्री की तो कोई सुनता नहीं है।
आर्मी जनरल जो इस किस्म की पावर एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या वो युद्ध लड़ेंगे भारत से? अरे वो भारत से कोई युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन भारत को जरा शक्तिशाली तो बना दीजिए, भारत की सेनाओं को जरा शक्तिशाली बनाइए, जो 20 साल से आपने निगलेक्ट कर रखी है। ठीक, राजीव साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हालांकि समय खत्म हो गया, 30 सेकंड केवल आप नहीं, देखिए केवल यह कह देना कि हमारा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, उपयुक्त नहीं होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहा तो सरकार नहीं साल में जिस नहीं, लेकिन मैं यह भी इतना आसान नहीं है कह देना। इसके लिए हमारी पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को, जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल है, सबको कार्य करना होगा। आप कल को जब सौदेबाजी की जो घटना, जो क्या कहते हैं स्कैम्स होते हैं, उसमें कोई भी डरते हैं, तो इस चलते आप एक पूरे प्रोसीजर को आप स्ट्रीमलाइन कीजिए, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी रोल प्ले करना होगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी करना होगा, और बाकी जो राजनीतिक वर्ग है उन्हें भी करना होगा। लेकिन इसका समय जो आपने खुद कहा कि इस मौजूदा परिस्थिति से निपटने के बाद समीक्षा है। हाँ, इसके बाद की समीक्षा होगी, लेकिन अभी क्या करें, इसके लिए भी आर्म्ड फोर्सेज ही सोल्यूशन दे सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता इसका सोल्यूशन नहीं दे सकती है। अगर देंगे सोल्यूशन तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या रियल प्रिपेयर्डनेस का स्टेज है, ये वही आकलन करके एक राजनीतिक वर्ग को दे सकते, लेकिन राजनीतिक वर्ग पर सारा दोष नहीं मरना चाहिए, मेरा यह मानना है। क्योंकि आप कहेंगे कि 3 दिन के बाद हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो कहां से क्यों देगी अनुमति? हम भी ये कहते हुए क्लोज करते हैं अपने दर्शकों को कि कभी कभी संबित पात्रा, जयवीर शेरगिल यानी कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को एक दूसरे पर इस तरीके के जुबानी बम फोड़ते हुए देखने के बाद उनको ट्विटर पर कम से कम गालियों के बम नहीं फोड़ने चाहिए उन नेताओं के खिलाफ, क्योंकि शंकर प्रसाद साहब ने बड़े साफ और अच्छे शब्दों में कहा कि टीवी पे भले कुछ हो, लेकिन जब देश के लिए खड़े होने की बात आएगी, देश के लिए फैसला लेने की बात आएगी, उस वक्त सारी राजनीतिक पार्टियां एक होंगी। इसका उन्हें भरोसा है और हमें भी ऐसा भरोसा है, और हम चाहते हैं कि देश के तमाम नागरिक भी इस बात पर भरोसा रखें, धैर्य रखें। ये सबसे बड़ी बात है।